गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है ब्रिटिश संविधान राजपथ का औचित्य। आज हम देखते हैं कि वर्तमान समय में विश्व के लगभग सभी देशों में राजतंत्र समाप्त हो गया है और ब्रिटेन ही एकमात्र ऐसा देश है जहां न केवल राजपथ बना हुआ है बल्कि ब्रिटेन में आज भी राजपथ को वही सम्मान प्राप्त है जो प्राचीन समय में था। तो प्रश्न ये उपस्थित होता है कि वे क्या कारण हैं जिसके कारण ब्रिटेन में आज भी राजपथ बना हुआ है और न केवल राजपथ बना हुआ है बल्कि राजपथ का सम्मान भी बना हुआ है। तो आज का हमारा टॉपिक इसी पर है कि ब्रिटेन में राजपथ का औचित्य क्या है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात अगर हम लें ऐतिहासिक दृष्टि से तो देखिए, ब्रिटेन में जो राजपथ है वो एक ऐतिहासिक महत्व की संस्था है। ऐतिहासिक महत्व कैसे? देखिए, ब्रिटेन में राजतंत्र की स्थापना हुई 1829 ईस्वी में सम्राट एडवर्ड के समय, और इस तरह ब्रिटेन में लगभग 1200 साल पुराना है ये राजतंत्र। और इतने लंबा जो ये टाइम पीरियड रहा उसमें केवल 11 वर्ष ही ऐसे रहे जब ब्रिटेन में क्रामवेल की लीडरशिप में गणतंत्र को अपनाया गया था, लेकिन ये प्रयोग असफल रहा और इसकी असफलता ने राजपथ को और भी प्रतिष्ठित कर दिया। 1660 में ब्रिटेन में फिर से राजतंत्र आ जाता है और चूंकि ब्रिटेन में राजतंत्र का इतना लंबा इतिहास रहा है इसलिए ब्रिटेन की जनता भी अपने स्वभाव से राजपथ से जुड़ गई है और ब्रिटिश जनता के रूढ़िवादी स्वभाव के कारण ही ब्रिटिश लोग अब राजतंत्र के अभ्यस्त हो गए हैं। इसीलिए ऑग का ये कहना है, राइटर ऑग जो है वो ये लिखते हैं कि राजतंत्र इंग्लैंड की अपनी संस्था है, बाहर से आयात करके लाई हुई संस्था नहीं है। तो सबसे पहला रीज़न हमने ये डिस्कस किया कि ब्रिटेन में बहुत लंबे समय से वहाँ राजतंत्र रहा है और राजतंत्र के स्थान पर जब गणतंत्र स्थापित किया गया तो वो असफल रहा और इसलिए ब्रिटिश जनता अपने स्वभाव से राजतंत्र के अभ्यस्त हो चुकी है। दूसरा पॉइंट, रानी विक्टोरिया के समय से ही ब्रिटिश सम्राटों का प्रभावशाली व्यक्तित्व और गौरवपूर्ण भूमिका। देखिए, ब्रिटेन में जो भी व्यक्ति राजपथ पर रहे उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली रहा और उनके द्वारा जो कार्य किए गए उन कार्यों के कारण भी राजपथ का सम्मान आज भी बना हुआ है। जैसे हम बात करें रानी विक्टोरिया की, रानी विक्टोरिया का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। उन्होंने बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप शासन कार्य किया तो राजपथ का सम्मान उनके लिए बना रहा। इसी तरह एडवर्ड सप्तम की हम बात करें तो एडवर्ड सप्तम थे, उनका बहुत ही मिलनसार व्यवहार था, विनोद प्रिय व्यवहार था, इससे उनकी प्रतिष्ठा बनी। इसी तरह जॉर्ज पंचम की हम बात करें तो जॉर्ज पंचम की कर्मठता, महायुद्ध में विजय प्राप्त करना, इस तरह के जो कार्य उन्होंने किए उससे जनता में उनकी प्रतिष्ठा बनी। इसी तरह एडवर्ड अष्टम, वे भी जनता के बीच में बहुत लोकप्रिय थे। इसी तरह जॉर्ज प्रस्ट, उस समय द्वितीय महायुद्ध था और लंदन ब्रिटेन की समय कुछ परिस्थितियां खराब रही, उस समय भी उन्होंने जनता के सुख दुख में भागीदार बनने की भूमिका निभाई। इसी तरह उनकी पुत्री जो है एलिजाबेथ द्वितीय, उन्होंने भी अपने सद्गुणों से और अपनी हंसमुख प्रवृत्ति से लोगों के बीच में एक खास जगह बनाई है। तो इस तरह ब्रिटेन में जो भी व्यक्ति राजपथ पर आसीन रहे हैं उनका व्यवहार, उनका स्वभाव ऐसा रहा है कि वे जनता के बीच में लोकप्रिय रहे हैं। तीसरा कारण है राजपथ का लोकतांत्रिकरण। देखिए, ये बहुत ही एक विशेष कारण रहा है कि ब्रिटेन में जो राजतंत्र है
उसने बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप अपना लोकतंत्रीकरण भी कर लिया है। जैसे कि अगर हम ये कहें कि इंग्लैंड में अगर रूस की तरह या फ्रांस की तरह वहाँ के राजाओं ने अपने आप को बदलने से इनकार कर दिया होता तो आज ब्रिटेन में भी राजतंत्र समाप्त हो गया होता। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटेन में राजाओं ने बदलती हुई परिस्थितियों को समझा और 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद स्वयं राजाओं ने लोकतंत्र के विकास में योगदान दिया। तो ब्रिटेन में जो राजतंत्र है वो लोकतंत्र के विकास में बाधक नहीं बना, बल्कि उसने लोकतंत्र के विकास में सहायक की भूमिका निभाई। जैसे कि हम बात करें ब्रिटेन की रानी एन्ने विलियम और मैरी, साथ ही जो प्रथम 2 जॉर्ज राजा हुए थे, उन्होंने इस संबंध में विशेष रूप से योगदान दिया। और एक विशेष बात यह है कि ब्रिटेन में राजपथ का जो लोकतांत्रिकरण हुआ है वो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। तो इस तरीके से ब्रिटेन में राजतंत्र आज भी बना हुआ है और एक तरीके से ब्रिटेन में जो राजतंत्र है वो लोकतंत्र का प्रतीक बन गया है। इसीलिए ऑग ने ब्रिटिश शासन व्यवस्था को कहा है राज मुकुटधारी गणतंत्र, अर्थात वहाँ गणतंत्र भी बना है और राजा का शासन भी। तीसरा हम ले रहे हैं सम्राट के व्यक्तिगत अधिकार और कार्य। देखिए, सम्राट के द्वारा कुछ उपयोगी कार्य भी किए जाते हैं। जैसे सम्राट संसद का अधिवेशन बुलाता है, स्थगित करता है, लोक सदन को विघटित करना, संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में भाषण देना, प्रधानमंत्रियों, अन्य मंत्रियों, अनेक अधिकारियों की नियुक्ति करना, सपरिषद आदेश जारी करना। तो ये सारे कार्य सम्राट द्वारा किए जाते हैं। यद्यपि ये सारे कार्य औपचारिक होते हैं, लेकिन विशेष बात यह है कि ये कार्य केवल सम्राट के द्वारा ही किए जा सकते हैं, किसी और अधिकारी के द्वारा नहीं। इसके अलावा सामान्य परिस्थितियों में तो सम्राट के लिए ये जरूरी है कि वो कैबिनेट का परामर्श मानेगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में ब्रिटिश राज्य और जनता के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक होने पर वो स्वविवेक के आधार पर भी कार्य कर सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए जॉर्ज पंचम ने 1914 में संवैधानिक संकट को दूर करने के लिए राजनीतिक दलों का सम्मेलन बुलाया। तो इस तरीके से सम्राट के अपने जो अधिकार हैं, अपने जो कार्य हैं, वो भी उसके पद को महत्वपूर्ण बनाते हैं। नेक्स्ट है सम्राट सर्वोच्च सलाहकार के रूप में। सलाहकार, देखिए, सम्राट ने हमेशा एक सलाहकार की भूमिका निभाई है। यद्यपि सारे निर्णय कैबिनेट करती है, लेकिन सम्राट के द्वारा परामर्श दिया जा सकता है। सम्राट को ये अधिकार प्राप्त है कि वो शासन संबंधी सभी बातों के बारे में उसको सूचित किया जाए, और ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो सम्राट को ऐसी सूचनाएं दें। मंत्रिमंडल की कार्यवाही हो या विदेश मंत्रालय के समस्त पत्र हों, ये सभी चीज़ें, या संसदीय प्रतिवेदन हो, ये सभी सम्राट को दिए जाते हैं। और आवश्यकता होने पर सम्राट अपने सचिव के माध्यम से कोई भी शासन संबंधी कागज मंगवा सकता है। तो एक तरीके से प्रशासनिक कार्यों तक देखा जाए तो सम्राट की पहुंच होती है, और चूंकि प्रधानमंत्री भी सम्राट के परामर्श को महत्वपूर्ण मानते हैं, और इसलिए सम्राट पद का जो महत्व है वो एक सर्वोच्च सलाहकार के रूप में भी है। और वैसे भी देखा जाए तो चूंकि सम्राट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी राजनीतिक दल से बंधा हुआ नहीं होता है, इसलिए भी प्रधानमंत्री के द्वारा सम्राट पद को महत्व दिया जाता है, सम्राट पद का सम्मान किया जाता है। नेक्स्ट है सम्राट मध्यस्थ के रूप में। सम्राट मध्यस्थ के रूप में भी कार्य करता है, क्योंकि सम्राट का व्यक्तित्व बहुत अधिक प्रतिष्ठित होता है और राजनीतिक दृष्टि से निष्पक्ष होता है। चूँकि सम्राट किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएट नहीं होता,
इसलिए किसी के भी प्रति उसके मन में शत्रु भाव नहीं होता और इसी कारण सम्राट मध्यस्थ की भूमिका भी निभाता है। अनेक बार ऐसा हुआ भी है, जैसे कि 1872 में महारानी विक्टोरिया ने प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन को बताए बिना लॉर्ड रसेल को पत्र लिखकर ये आग्रह किया था कि वह अलबामा प्रश्न संबंधी पत्रों के लिए आग्रह न करे। इसी तरह 1916 में सम्राट के निजी सचिव ने एक्सक्विथ और लॉयड जॉर्ज के बीच जो विवाद था उसको सुलझाने की कोशिश की थी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जबकि सम्राट ने आगे होकर, अगर प्रशासन में किसी तरह का कोई विवाद चला आ रहा है तो सम्राट ने आगे होकर मध्यस्थता करने का प्रयास किया है। इसीलिए एक बार एटली ने ये कहा था कि सम्राट एक रेफरी की तरह है। यद्यपि अब ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब उसे सीटी बजाने की आवश्यकता पड़े। तो इस कथन से हम ये समझ सकते हैं कि सम्राट कई बार ब्रिटिश राजनीति में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, विभिन्न विवादों को सॉल्व करने में, या किसी मुद्दे पर अगर दो लोगों के बीच में, दो मंत्रियों के बीच में या किन्हीं दो पक्षों के बीच में अगर विवाद होता है तो वो दोनों के बीच में मध्यस्थता कराने का प्रयास करता है। नेक्स्ट देखिए, सम्राट ब्रिटिश राष्ट्र की एकता का प्रतीक। देखिए, ब्रिटेन का जो सम्राट है वो सभी का सम्राट है। ब्रिटेन में जब राज्यारोहण होता है सम्राट का, या सम्राट का राज तिलक होता है, तो सभी व्यक्ति सम्राट के प्रति अपनी राजभक्ति व्यक्त करते हैं। इससे देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। विशेष बात यह है कि ब्रिटेन में विरोधी दल के लोग भी सम्राट के प्रति उतनी ही भक्ति रखते हैं। इसीलिए जेनिंग्स का ये कहना था कि हम एक ही समय में शासन को बुरा कह सकते हैं, साथ ही सम्राट की जय जयकार कर सकते हैं। युद्ध आदि अवसरों पर जब सम्राट घोषणा करता है कि तुम्हारा सम्राट तथा तुम्हारा देश तुम्हारी सेवाएं चाहता है, और जब सम्राट स्वयं युद्ध केंद्रों का निरीक्षण करता है, तो उस समय सम्राट के इन सब कार्यों से, सम्राट के इन कथनों से देश की जनता में देशभक्ति की भावना का संचार होता है। तो ब्रिटेन में चूंकि सम्राट राष्ट्र की एकता का प्रतीक है, सम्राट देश की जनता में देशभक्ति की भावनाएं जागृत करता है, इसलिए उसका महत्व आज भी बना हुआ है। नेक्स्ट है ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का साधन। सम्राट पद का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से भी बहुत अधिक महत्व है। और हम ये बात करें कि 19वीं सदी में ब्रिटेन ने जो इतना विशाल साम्राज्य स्थापित किया था, उसका एक आधार सम्राट का व्यक्तित्व भी था, और सम्राट ने ही ब्रिटिश साम्राज्य के स्थायित्व में भी योगदान दिया। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ब्रिटेन को जो थोड़ा बहुत महत्व प्राप्त है, उसका एक बड़ा आधार है राष्ट्रमंडल, और राष्ट्रमंडल सम्राट के व्यक्तित्व पर ही टिका है। नेक्स्ट है ब्रिटिश सम्राट का सामाजिक व्यक्तित्व। सामाजिक व्यक्तित्व से ये अभिप्राय है कि जब कभी सम्राट किसी सामाजिक उत्सव में शामिल होता है तो उस उत्सव की शोभा बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि जनता भारी संख्या में सम्राट के दर्शन के लिए उपस्थित होती है। समाज में सम्राट की अपील को बहुत महत्व दिया जाता है। सम्राट एक तरीके से ब्रिटिश समाज का नेता है। चाहे वहाँ का फैशन हो, चाहे साहित्य हो, चाहे धार्मिक जीवन हो, नैतिक जीवन हो, इन पर सम्राट का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और ब्रिटिश जनता सम्राट और राज परिवार के सदस्यों के रहन सहन का अनुकरण करती है, ऐसा भी वहाँ देखा गया है। नेक्स्ट है सम्राट पद का मनोवैज्ञानिक महत्व। सम्राट पद का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है। यह जनता के लिए सरकार का एक साकार रूप है।
और अभी हमने बात की कि राजभक्ति के माध्यम से देशभक्ति का संचार होता है। इसका एक साधारण व्यक्ति राष्ट्र जैसे अमूर्त शब्दों की अपेक्षा राजा जैसे मूर्त शब्द को आसानी से ग्रहण कर सकता है और इसीलिए जनता की भावनाओं को सम्राट बहुत अधिक प्रभावित करता है। हम ये कह सकते हैं कि सम्राट ने एक तरीके से ब्रिटिश प्रजातंत्र को एक प्रकार की भव्यता प्रदान की है। तो ब्रिटेन में सम्राट पद का मनोवैज्ञानिक महत्व भी है। नेक्स्ट है निरंतरता तथा स्थायित्व का प्रतीक। यहाँ हम बात करें निरंतरता और स्थायित्व, दोनों चीज़ें राजपद ने प्रदान की है। स्थायित्व कैसे कि स्थायित्व आज भी जो ब्रिटिश जनता है वो रूढ़िवादी प्रवृत्ति की है, राजपद को बनाए रखना चाहती है, तो वहाँ राजपद आज भी बना हुआ है। लेकिन साथ में निरंतरता भी है, अर्थात बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप ब्रिटिश शासन व्यवस्था ने नए मूल्यों को भी ग्रहण किया है और ये सब संभव हो पाया है राजपद की वजह से, कि राजपद की वजह से वहाँ पर निरंतरता भी बनी हुई है, साथ ही स्थायित्व भी बना हुआ है। नेक्स्ट है संसदीय प्रजातंत्र में राजपद की उपयोगी भूमिका। ब्रिटेन में संसदीय प्रजातंत्र है और संसदीय प्रजातंत्र में कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, एक वास्तविक प्रधान और एक औपचारिक प्रधान। ब्रिटेन में सम्राट कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है और औपचारिक प्रधान होने के नाते उसे कुछ विशेष कार्य भी करने होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री के त्यागपत्र के बाद दूसरे प्रधानमंत्री को पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करना, व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाना, अधिवेशन स्थगित करना, लोकप्रिय सदन को विघटित करना, साथ ही वास्तविक कार्यपालिका को परामर्श देना। तो चूंकि ब्रिटेन में संसदात्मक प्रजातंत्र है, इसलिए वहाँ पर औपचारिक प्रधान की आवश्यकता है और यदि ब्रिटेन में इस राजपद को समाप्त करके भारतीय राष्ट्रपति जैसा कोई नया पद सृजित किया जाता तो संभव था कि बहुत नई तरह की समस्याएं और आशंकाएं वहाँ क्रिएट हो जाती। सबसे पहली बात तो कि जो निर्वाचित प्रधान है किस तरीके से राज्य के प्रधान को निर्वाचित किया जाए, इसको लेकर भी वहाँ विवाद खड़े हो सकते थे। और दूसरी चीज़, अगर वहाँ निर्वाचित प्रधान को, जो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता, यदि उसे निर्वाचित किया जाता तो ये संभावना बनती थी कि जो निर्वाचित प्रधान है वो शक्तिशाली बनने का प्रयास करता और उसकी निष्पक्षता भी नहीं बनी रहती। तो इस तरीके से चूँकि अगर इस परंपरागत व्यवस्था में परिवर्तन किया जाता तो ब्रिटिश शासन व्यवस्था के लिए व्यवहारिक रूप से कई कठिनाइयाँ क्रिएट हो सकती थी और ब्रिटिश राजपद के संबंध में इस तरह की कोई आशंका नहीं थी। तो चूँकि ब्रिटेन में राजा किसी दल से संबंधित नहीं है, राजा की भूमिका एक औपचारिक प्रधान जैसी है और सम्राट ने हमेशा औपचारिक प्रधान की भूमिका निभाई है, निष्पक्षता के साथ कार्य किया है, इसलिए ब्रिटेन में राजपद का अस्तित्व आज भी बना हुआ है। और कई बार ये बात की जाती है कि विचार किया जाता है कि क्या ब्रिटेन में राजपद को समाप्त करके भारत की तरह एक निर्वाचित राष्ट्रपति की व्यवस्था की जाए, लेकिन वहाँ पर ये उपयुक्त नहीं हो सकता। जैसा कि हमने बात की कि अभी हमने बात की राष्ट्रमंडल की, कि राष्ट्रमंडल देशों का जो सम्मान है वो सम्राट को प्राप्त है। वहाँ का जो सम्राट है वो किसी दलीय राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है। निर्वाचित राष्ट्रपति का कार्यकाल तो सीमित होता है, लेकिन सम्राट का जो कार्यकाल है वो जीवन पर्यंत रहता है। तो सम्राट के पास जो ज्ञान और प्रशासनिक अनुभव है वो कभी भी एक निर्वाचित राष्ट्रपति के पास नहीं हो सकता। और सम्राट ने जिस तरीके से एक औपचारिक प्रधान की भूमिका निभाई है, एक निर्वाचित राष्ट्रपति भी वैसी भूमिका निभाएगा, ये नहीं माना जा सकता। तो इन सब कारणों से ब्रिटेन में राजपद का महत्व है। आज भी राजपद की इम्पोर्टेंस वहाँ बनी हुई है। थैंक यू।